हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित परिहस्त और मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सी यू टी बाय आई एम एस में। हम हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए इंफॉर्मेटिव जो सी यू टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसी सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने क्लास 12th में करा था। इसका मैं कुछ आपको शॉर्टकट बताऊंगा एंड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सी यू टी 2024 के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। पहले जो बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बनता है, तो उसमें आपके पास दो स्टेटमेंट बनते हैं। पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इनकम स्टेटमेंट शेड्यूल 2 के हिसाब से बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मेजर होता है वो हेड्स, सब हेड्स, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसका मुझे पता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। जब मैं क्लास 12 के बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चे यही बताते हैं सर इसका इतना बड़ा फॉर्मेट है, 2 पेजेस का फॉर्मेट है, सो इट्स रियली वेरी डिफरेंट डिफिकल्ट और इट्स लुक डिफरेंट ऑल्सो टू रिमेंबर मेमोराइज एवरीथिंग। लेकिन हाँ जी बच्चों, इसके लिए कुछ शॉर्टकट है एंड आई लाइक टू एक्सप्लेन यू दोज शॉर्टकट्स। और शॉर्टकट के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा। उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आपने सेलेक्ट करना है और उस फर्स्ट लेटर से आपके सारे मेन हेड्स क्लियर हो जाएंगे। और मेन हेड्स के बाद मैं आपको सब हेड्स के बारे में भी इंफॉर्म करूंगा और ये टोटल प्रोसेस में 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। जैसे इसका जो सेंटेंस है वो आप पॉज करके लिख लीजिएगा। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो शोर का पहला लेटर एस, शराबा का पहला लेटर एस, नहीं का पहला लेटर एन, चलेगा का पहला लेटर सी एंड अगेन मैंने नहीं बोला है तो उसका फर्स्ट लेटर एन एंड चलेगा का लास्ट में सी। तो ये देखते हैं, ये आपके हो गए मेन हेड्स। इस मेन हेड्स की बात करें हम फाइनेंशियल अपने स्टेटमेंट के लिए, तो मैंने जो जो बोला है उसका फर्स्ट वर्ड लेटर ले लीजिए। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये मेन हेड्स हो गए। सब हेड्स के लिए भी मैं आपको कुछ इस तरह के शॉर्टकट बताने वाला हूं। देखिए, एस का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड होता है। इस एस का मतलब क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन लॉटमेंट। एन का मतलब क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। सी का मतलब क्या है? करंट लाइबिलिटीज। एन का मतलब क्या है? नॉन करंट एसेट्स। एंड सी का मतलब क्या है? करंट एसेट्स। राइट, तो ये आपके मेन हेड्स हो गए। सब हेड्स में शेयर होल्डर्स फंड मैंने पहला कहा, इसका लर्न करने का तरीका क्या है? एस आर एम, श्री राम मंदिर। एस का मतलब क्या हो गया? शेयर कैपिटल। आर रेफर्स टू रिजर्व एंड सरप्लस। एम रेफर्स टू मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ये जो सेकंड है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन लॉटमेंट, इसमें कोई भी सब हेड्स नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में सब हेड्स है एल टी बी, डू, एल टी पी। वेर एल टी पी स्टैंड फॉर, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। 1 2 3 4। सो एल का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी का मतलब है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओ का मतलब है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड एल का मतलब है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो दीज आर द 4 सब डिविजन अंडर द नॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज, इसका सब डिविजन है स्टॉक। एस टी ओ पी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। एस का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, टी का मतलब हो गया ट्रेड पेबल्स, ओ का मतलब हो गया अदर करंट लाइबिलिटीज एंड पी का मतलब हो गया प्रोविजन। व्हेन आई से प्रोविजन अंडर द करंट लाइबिलिटीज, सो इट मींस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये जो नॉन करंट एसेट्स है, इसका पहले हेड होता था फंड लो, एफ एन डी एल ओ। नाउ एज पर द लेटेस्ट चेंजेस इट इज बीइंग पी एन डी एल ओ। सो इसका हो गया पी एन डी एल ओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। सो पी का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड ओ का मतलब है अदर करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स। सी का मतलब है करंट एसेट्स, इसका होता है सी आई टी सी एस ओ। 6 इसके सब हेड्स है, 1 2 3 4 5 6। सी का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब इन्वेंट्रीज,
T का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, C का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, S का मतलब है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड O का मतलब है अदर करंट एसेट्स। तो बच्चों ये मेन हेड्स और सब हेड्स को लर्न करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर जो आइटम्स आते हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ आइटम्स के इसी सीरीज में मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, और उस आइटम से मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मेजरली क्या क्या पूछा जा सकता है, और इसी के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन रखें। और इसके सब हेड्स के बाद इसके अंदर आइटम जैसे शेयर कैपिटल है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कॉल्सन एरर होगा इसमें से माइनस हो जाएगा, और शेयर फोरफीचर होगा तो भी प्लस इसमें हो जाएगा। रिजर्व सरप्लस के कुछ कैटेगराइजेशन, जैसे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर बॉन्ड्स जो है इसका कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नीचे क्या क्या आ सकता है, तो ये सब आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगा। एंड इसके लिए आप अपने एनसीईआरटी को जरूर रेफर करें। और ये मैं आपको बताऊं कि सपोज इस चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे, टेक्निकली 3 to 5 मैंने देखा है लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड में 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये मान के चलो एक क्वेश्चन आपका 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा जो मेन हेड्स या सब हेड्स, और पिछले साल 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो मेन हेड्स और सब हेड्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो जरूर आप एनसीईआरटी से उसको पढ़ें। इसमें मैं कुछ आपको कुछ हेड्स बता देता हूं, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे में स्टेट एनी 3 आइटम व्हिच आर शोन अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम। तो रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम के अंडर में क्या क्या कैटेगराइजेशन हो सकती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो जितने भी ये आप रिजर्व देख रहे हैं, कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया। अदर रिजर्व में जैसे जनरल टैक्स, सब्सिडी रिजर्व, एमलगमेशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो भी यही कंसीडर हम करने वाले हैं। नेक्स्ट है, कुछ मैंने ऐसे सब हेड्स और हेड्स आपके लिए क्रिएट करा है जिससे इसी तरह से आपको भी प्रिपेयर करना है बच्चों। तो मेरा मेन पर्पस था आपको हेड बताना, हेड्स बताना, मेन हेड बताना, सब हेड्स बताना, और कुछ कैटेगराइजेशन बता देना। और इसी के बेसिस पे आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इसी के बेसिस पे आप जरूर अपने में प्रिपरेशन करें, तो आपको बड़ा अच्छा होने वाला है। देखिए नेम ऑफ द आइटम में मैं ये इंफॉर्मेशन मान लीजिए इसमें से कुछ गिवन है, इसमें आपको मेजर हेड बताना पड़ेगा और सब हेड बताना पड़ेगा। मेजर हेड का मतलब है मेन हेड्स, और सब हेड का मतलब है उसके अंदर में जो कैटेगराइजेशन है। तो जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो इसका मेजर हेड क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज, और किस कैटेगरी के नीचे आएगा, तो ट्रेड पेबल के नीचे आएगा। दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये करंट लायबिलिटीज में आएगा और किस में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा। अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटीज है और किस हेडिंग के नीचे आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नीचे आएगा। लूज टूल्स है तो ये करंट एसेट्स है और किस कैटेगरी के नीचे आएगा, इन्वेंट्रीज के नीचे आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर होल्डर्स फंड के नीचे आएगा और किस कैटेगरी के नीचे में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। नॉन करंट एसेट्स है और किस कैटेगरी के नीचे में आएगा, ये सब हेड क्या होगा इसका, तो फिक्स एसेट होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये नॉन करंट एसेट है, किस कैटेगरी के अंदर में आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटीज है मेजर हेड, और सब हेड्स क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज। मोटर कार्ड नॉन करंट एसेट्स है और किस कैटेगरी के नीचे में आ जाएगा, ये फिक्स एसेट्स के नीचे में आएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स को हम नॉन करंट लायबिलिटीज में लेते हैं और ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए जरूर इसको प्रिपेयर करें। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इनकम स्टेटमेंट के बारे में भी बता देता हूं। इनकम स्टेटमेंट को लर्न करने के लिए भी बहुत बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसका भी फॉर्मेट 1 पेजेस का करीब तो है ही, कैसे इसको लर्न करें। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ बताता हूं। सबसे पहले तो इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ, वो लॉजिक से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो इसका जो शॉर्टकट है उसमें ये है कि सबसे पहले हमने सारे इनकम को, अपने जितने भी इनकम्स हैं उनको सम अप कर लेना है। तो इनकम के लिए इनकम को हमने सम अप कर लिया, ये फर्स्ट हेडिंग मान लिया हमने। सेकेंड हेडिंग में हमने अपने सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लिया। लर्न करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे घरों में आरओ होता है, राइट। सो आरओ, और घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम सीपीसी की पाइप होती है, तो सीपीसी विथ इफेक्ट फ्रॉम एंड डू, तो ये इसका मेन होता है। आर का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ का मतलब हो गया अदर इनकम। तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम बनके क्या हो गया, ये टोटल इनकम आ गया आपका। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी फॉर चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज। जब भी चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करें तो इसमें ओपनिंग इन्वेंट्रीज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज में ये नेगेटिव वैल्यू होता है। व्हाट डज इट मीन, इट मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एक्सीडिंग द ओपनिंग इन्वेंट्री।
जब भी ये नॉर्मल वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, इट मींस दैट ओपनिंग इन्वेंट्री इज एक्सीडिंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन नेगेटिव के टाइम क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इसके ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्सीड कर रहा होगा। सो चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज एंड वर्क इन प्रोग्रेस ये दोनों कंबाइन है। ई का मतलब है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, एफ का मतलब है फाइनेंस कॉस्ट, डी का मतलब डेप्रिसिएशन, ए का मतलब है एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक ही टर्म में आ गया, ओ का मतलब है अदर एक्सपेंसेस। तो आप जब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से जब आप टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक डेफिनेटली आपको टीचर ने बताया होगा क्लास 12th में, लेकिन एक बार लॉजिक मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसका रिक्वेस्ट आया है कि सर इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है हमें, तो मैं बताता हूं। जैसे क्लास 11th में आपने जब इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो रेवेन्यू इनकम होते हैं, रेवेन्यू इनकम होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, इसकी कंपैरिजन थोड़ी सी हम कर लेते हैं। तो रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नाउ रेवेन्यू इनकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक होता है ऑपरेशनल इनकम, ऑपरेशनल इनकम, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन ऑपरेशनल इनकम, नॉन ऑपरेशनल इनकम। इसमें भी दो तरह की चीज हो सकती है, एक ऑपरेशनल एक्सपेंस हो सकता है और एक आपका नॉन ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस की दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये बच्चे जो ऑपरेशनल जहां जहां मैंने बोला है ये बेसिकली आपके रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का मतलब है इसको हम नॉन बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस या नॉन रिलेटेड बिजनेस एक्सपेंसेस बोलते हैं, या इसको हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का मतलब है रिलेटेड एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, और जो नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं इसको हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस भी इसको बोलते हैं। तो जो ये ऑपरेटिंग इनकम है इसको दिस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये होता है पहला डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। इसमें भी दो तरह का होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के को एक बार रिकैप कर लीजिए, अभी कभी ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए direct income if exceeding direct expenses then there is a gross profit, right? Direct income का total direct expenses को if the total of the direct income is exceeding your direct expenses, simply we can have a profit, that is called gross profit. Gross profit में से if you could subtract the, if you could add the indirect income or if you could subtract the indirect expenses, then you'll come to know about the operating profit. And from the operating profit, if you could add non-operating income and if you could subtract the non-operating expenses, so you will come to know about the net profit. So what is the moral of the story? Moral of the story, in order to ascertain, in order to calculate the net profit, you have to make the total of your income minus total of your expenses, you come to know about the net profit. I hope you understand. आपने करना क्या है, you have to make the total of all your income. So income if I consider as a team A, and expenses if I consider as a team B, and if the total of the team A is greater than the team B, so then there would be a net profit. तो यहाँ भी हम वही करते हैं. So revenue from operation is basically represented by your direct income. When I say other income, it means the indirect income as well as the non-operating income. So revenue from operation में you have added as a consider as a direct income, and while considering the indirect or non-operating income, so ये other income को करता है. तो इस तरह से total income आपका यहाँ consider कर लिया. Cost of material consumed, purchase of stock in trade, change of inventories, and some part of employees benefit expense, some part, because wages we have paid for the factory, तो वो employees benefit expense का part होगा, but salary paid for the office expenses, तो वो भी employees benefit expense का part होगा. So that is the reason why I consider cost of material consumed, purchase of stock in trade, change of inventories, and direct expenses. Direct expense only employees benefit में the direct expenses वाला part you have to consider. तो ये आपका direct expense आप minus कर रहे हो. Employees benefit expense, finance cost, depreciation, these are the indirect expenses, and other expenses would be the non-operating expenses. So in short, you have make the total of all your expenses, you have make the total of all the income,
And if the income total is greater than the expenses, simply you can have a profit, and this profit is called your net profit. So this is called net profit before tax, and when you calculate the tax and subtract the tax from there, so you'll come to know about the net profit after tax. I hope you guys understand this, right? Moving to the MCQ part, balance sheet of a company is required to prepare in the format of Schedule 3 Part 2, Schedule 3 Part 1, Schedule 3 Part 3, Table A, Schedule 3 Part 1. Bills receivable as per in company's balance sheet under the subheads, current investment, cash and equivalent, trade receivable. So best option, best choice for this is trade receivable. Yes, option number C is absolutely correct. Accumulated dividend arrears on preference share is shown in the company's balance sheet as current liabilities, contingent liabilities, commitments, short-term provision. So correct choice is C, commitments. Which of the following items is shown under the head current liabilities while preparing the balance sheet of the company? Is it securities premium? No. Debentures? No. Livestock? No. Yes. The correct option is D, that is trade payables. While preparing the balance sheet of a company, authorized capital is shown under which heads? The answer is share capital, right? Which of the following items is shown under the head current assets while preparing the balance sheet of the company? Current assets. Is this trade investment? Is this underwriting commission? Is this inventories, or is this livestock? So correct option is C, inventories. Moving to the next. Calls in advance appear in the company's balance sheet under share capital, current liability, long-term borrowings, or reserve surplus. Yes, the correct option is current liabilities. The option number B is absolutely correct. Moving to the next, assertion. Creditors are also interested analysis of financial statement of a company. Reason, since they provide short-term credit, so interested to know short-term solvency. So is this option A, option B, or option C, or option D is correct? So basically, what do you think? Option A means, so either the assertion and reason are the correct options. So yes, option number A, where assertion and reasons are the correct option. So option number E, you have to select. Next one, which analysis is considered dynamic? Horizontal, vertical, internal, external. Yes, so horizontal analysis, the option number A is absolutely the right choice. Moving to the 9th question. So this is the case study based question. Just try to see the case study based question. It is given that following are the information of some items of Bahadur Limited for the year 2022. They have given you certain information here and certain information here. Now just go through the certain information. Whenever the case study based questions comes in your exam, so maybe they ask you to 3 to 5 questions in a case study based questions, right? So first of all, you have to give proper time to study the case study, और उसके बाद आप questions को पढ़ोगे, and then you have to correlate कि whatever your answer you are getting from after going through the case study is correct or not. So first question of here is, how much amount is shown under the head of current assets while preparing company's balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act 2013? So first of all, you have to select the current assets, and यहाँ मैं current asset जहाँ select कर रहा हूँ वहाँ C लिख रहा हूँ. So preliminary expenses no, goodwill no, discount and issued debenture no, 10% debenture no. Yes, bills receivable is a very good example of current assets. C. Stock in trade is a very good example of this. Cash at bank is a very good example, and loose tools is a very good example. So make the total of this. So here I can make the total 140 plus 120 will give you how much? 260. 260 plus 12, 272. 272 plus 16, it would be how much? 2,88,000. So here the total of your current assets comes out to be like 2,88,000. So yes. C option number C is the absolutely right choice. Next one is how much amount is related to the subheads of reserve and surplus for the balance sheet as per revised schedule. So for reserve and surplus, I can write R. So preliminary expenses, goodwill. So no reserves you find. So is the answer is incorrect? No, the answer is not incorrect. This preliminary expenses has to be deducted from the reserve and surplus. This preliminary expenses has to be deducted from the reserve and surplus.
So your answer would be 2,40,000. Next, how much amount is shown under the head of non-current assets while preparing balance non-current assets? So moving to this non-current assets. So under the non-current assets, I can write represent with N. So this is the non-current assets. This is the non-current assets. And that is it. So 30,000 and 4,75,000. So 30,000 of goodwill and motor vehicle ka 475. So it would be like 5,05,000. So 5,05,000. Yes, option number D is the right choice. How much amount is shown under the subhead inventories while preparing the balance sheet? So as far as your inventories are concerned, so your stock in trade, that is 1,40,000, and loose tools, that is 12,000, nothing else. So basically 1,40,000 plus 12, 152 would be the right option. So yes, the option number B is the correct choice for the same. So आज की सेशन में बच्चों हम लोगों ने जो बात करी है वो बेसिकली मेन हेड सब हेड्स की बात करी एंड आपको तरीका बताया कि हाउ टू लर्न द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, स्पेशली द मेजर हेड्स एंड सब हेड्स. Apart from this, we have also learned how to memorize and learn the income statement as per schedule 3 of the Companies Act 2013. तो वो हमने करा, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा. इसके बाद जरूर से एनसीईआरटी आप रेफर करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले तो लर्निंग होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, उसको एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए एंड मैक्स टू मैक्स आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए. जितना मैक्सिमम आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ये आपको और क्लैरिटी देगा और आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको क्लोजर बनाएगा. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.